आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 9th का एक और चैप्टर करेंगे। जो पहला चैप्टर है आपका पालमपुर गांव की कहानी। इस चैप्टर में हमको एक काल्पनिक गांव दिया गया है पालमपुर, उसके विषय में पढ़ना है। ये गांव एक्चुअल में है नहीं, इसको केवल समझाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि प्राइमरी स्तर पर उत्पादन कैसे किया जाता है, इसके लिए इस गांव की एक कहानी बताई गई है और इस गांव के माध्यम से आपको समझाया गया है कि किसी चीज़ का उत्पादन कैसे हो रहा है। तो इसमें ये एक छोटा सा गांव है जो अन्य छोटे आसपास के कस्बे से जुड़ा हुआ, अच्छी सड़कें हैं यहाँ पे लगभग 450 परिवार जो है इस गांव में निवास करते हैं। इन 450 परिवारों में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। इसमें से लगभग 80 परिवार सवर्णों की है और ये जो सवर्ण जाति के लोग हैं, इन्हीं के पास अधिक भूमि है जिस पे खेती होती है। इस गांव की एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा में रहती है, सभी घरों में लगभग बिजलियाँ हैं। सवर्णों के घर जो है वो ईंट और सीमेंट के बने हुए पक्के मकान हैं, जबकि जो गांव की आबादी है, कुल आबादी का 1/3 पार्ट जो है वो दलितों का है और दलित जो हैं वो काफ़ी गरीब हैं। यहाँ उच्च वर्ग के मुकाबले ये काफ़ी गरीब हैं और ये जो है इनके जो घर हैं वो कच्ची मिट्टी के बने, घास फूस के बने हुए मकान हैं। इनके पास कोई भूमि नहीं है। ये भी कृषि कार्य करते हैं, लेकिन कृषि कार्य करने के लिए इनके पास अपनी स्वयं की खेती नहीं है, दूसरों की खेत में जो है ये अपना श्रम योगदान देते हैं और उससे ये अपनी जीविका अर्जित करते हैं। इसमें मेन आपको पढ़ना है, इस गांव के जो लोग हैं वो जो है ज़्यादातर अपनी जीविका के लिए कृषि कार्य करते हैं, यानी पैसा कमाने के लिए लोग विभिन्न वर्क करते हैं। इसमें इनका मुख्य पैसा कमाने का जो मुख्य रोजगार का मुख्य साधन है वो है कृषि। कृषि अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ गैर कृषि वर्क भी है, यानी इनका व्यवसाय मुख्यतः 2 तरह का है। एक तो कृषि है, दूसरा गैर कृषि। गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं? गैर कृषि कार्य वह कृषि होता है जो खेतों में काम नहीं होता है, उसके अलावा जो उत्पादन कार्य होते हैं उनको गैर कृषि कार्य कहा जाता है। तो पालमपुर के लोग 2 प्रकार के कार्य, कृषि कार्य और कुछ गैर कृषि कार्य भी व्यवसाय के रूप में करते हैं। कृषि में पालमपुर के निवासी जो है वो बहुविधि कृषि प्रणाली का उपयोग करते हैं। पहले आप समझ लीजिए बहुविधि प्रणाली कृषि क्या होती है। जब एक वर्ष में एक खेत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, मतलब एक से अधिक फसल उगाई जाती है, तो वो बहुविधि कृषि प्रणाली कहलाती है। और पालमपुर के लोग जो है एक साल में 3-3 फसल उगा लेते हैं। अब 3 फसल, ये तीनों फसलों के प्रकार हैं, जैसे रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल। ये तीनों फसलें जो है वहाँ पे उगाई जाती हैं पालमपुर में। वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी तीनों प्रकार की फसलें उगाती हैं। जैसे रबी की फसल, पहले आप समझ लीजिए रबी की फसल में क्या होता है कि इसमें जो आपके रबी की फसल होती है वो ज़्यादातर ऐसी फसल होती है जो सर्दी में बोई जाती है, जैसे गेहूँ, मटर और आपका जो है सरसों है। ये सब सर्दी में बोई जाने वाली फसल होती है और इसको रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल मुख्यतः अक्टूबर में बोई जाती है, फरवरी तक जाके इसको काटा जाता है। फिर आती है खरीफ की फसल। ये जून से सितंबर के माह में बोई जाने वाली फसल है। जब ज़्यादा बरसात होती है उस समय खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल में आपके ज्वार है, बाजरा, मूंगफली, ये सब उगाया जाता है। और तीसरा जो है वो जायद की फसल है। जायद की फसल इन दोनों के मध्य बोया जाने वाला फसल होता है, जो मार्च से जून के महीने में बोया जाता है। इसमें जैसे आप ककड़ी, इस समय जो आपको मिलेगा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब जायद की फसलों में इसको गिना जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों, रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, ये तीनों प्रकार की फसल जो है वहाँ पे पालमपुर गांव में लोग, वहाँ पे किसान जो है वो बोते हैं। यहाँ चूँकि कृषि पर सिंचाई के अच्छे साधन हैं, बिजली रहती है, ट्यूबवेल से जो है वहाँ पे सिंचाई होती है। पहले जब बिजली नहीं थी तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, सिंचाई के लिए भी समस्या थी और भी सारी समस्याएं थी।
जो आप जान ही रहे, बिजली ना होने पर सबको समस्याएं होती हैं। लेकिन जब यहाँ बिजली आया तो बहुत सारी सुविधाएं इनको मिलने लगी, जैसे सिंचाई इनको आसान हो गया। पहले परंपरागत तरीके से सिंचाई होती थी, नलकूपों से, कुएं से, तो वो उस समय भी अधिक लगता था और श्रम भी अधिक लगता था। लेकिन जब बिजली आई, ट्यूबवेल लगे तो सिंचाई बहुत ही आसान हो गया, फसल भी इनकी और अच्छी, उत्पादन अच्छा हो गया। इसमें इन लोगों ने चूँकि परंपरागत तरीके से कृषि नहीं की, कृषि की आधुनिक पद्धतियों को अपनाया। जो 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति ने गेहूं और चावल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया था। उसमें हरित क्रांति क्या है पहले ये जान लीजिए। नए तरीके से अधिक उर्वरक जो है उर्वरकता का इस्तेमाल करके, उन्नतशील बीजों का प्रयोग करके उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना ही हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, जो कि ये अपने उद्देश्य में पूर्ण हुआ। और इसी हरित क्रांति के बाद ही HYB बीजों का जो है हमें HYB बीज प्राप्त हुए और इस बीज का प्रयोग करके उत्पादन की क्षमता को डबल प्राप्त किया हमने। पालमपुर के लोग भी इसी बीज का प्रयोग करते हैं। पहले खाद के लिए लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, अब वो गोबर की खाद के साथ साथ रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। बिजली की अच्छी व्यवस्था जो सिंचाई के लिए उनको अच्छे से उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से पालमपुर के जो लोग हैं उनको कृषि के लिए अच्छे से कृषि करने के अच्छे सारे साधन उपलब्ध हो गए, इसलिए जो है उनकी कृषि भी अच्छी खासी होगी। लेकिन एक तरफ जिनके पास खेत है उनकी कृषि कार्य तो अच्छा हो रहा है, उनका उत्पादन बढ़िया हो रहा है, तो उनकी आमदनी अच्छी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऐसे किसान हैं जो पूरे पालमपुर गांव के 1/3 लोग हैं, उनके पास कोई खेती नहीं होता, कोई कृषि कोई जो है खेत नहीं है। जब कृषि क्षेत्र उनके पास नहीं है तो उनके पास मजबूरी है वो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी जीविका अर्जन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के खेत में काम करते हैं, जो श्रमिक, उनको पालमपुर में डाला कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है डाला किसे कहते हैं। तो ऐसे भूमिहीन श्रमिक जो दूसरों के खेत में दैनिक मजदूरी करके काम करके अपने लिए जीविका उत्पन्न करते हैं, ऐसे श्रमिकों को डाला कहा जाता है पालमपुर में। जबकि ये लेकिन ऐसे श्रमिक हैं, ये श्रमिक जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी उससे भी कम जो है मात्रा में इनको मजदूरी मिलती है। सरकार ने 300 रुपया प्रति दिन के हिसाब से ऐसे श्रमिकों के लिए मजदूरी तय की है, जबकि जो डाला है इनको केवल 160 रुपया ही मिलता है। 160 रुपया पारिश्रमिक पर ही ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। इससे ये स्थिति पता चलती है कि पालमपुर गाँव में बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। इसकी वजह से इन्हें दूसरों के खेतों में कम जो है पैसे पर ही मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। दूसरी तरफ पालमपुर में कुछ गैर कृषि कार्य भी होते हैं जो कृषि से संबंधित नहीं हैं। उसमें कुछ मुख्य हैं, जैसे यातायात के साधन और दुकानदार। कुछ लोग दुकानदार हैं, दुकान चलाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बेचते हैं। कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग जैसे टोकरी बनाना, चटाई बनाना, इस तरह के काम भी पालमपुर में होते हैं। कुछ लोगों के पास डेयरी है जिसमें वो दूध बेचते हैं, पशुओं को पालते हैं। कुछ लोग जो है मुर्गी पालन में, मत्स्य पालन में ये सब भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पालमपुर में कृषि कार्य के साथ साथ कुछ गैर कृषि वर्ग भी होते हैं। तो ये आपके पालमपुर में ये कृषि से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें आपको मुख्य एक बात और जो मेन है, सबसे मेन वो पढ़ना है कि उत्पादन किसी भी चीज़ के लिए, कुछ जो चीज़ उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि कार्य हो या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए मुख्यतः कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो उत्पादन के कारक कहलाते हैं। उत्पादन के कारक में 4 प्रकार की 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे पहले भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरी आपकी आगत आती है जिसमें विभिन्न प्रकार के टूल्स या मशीन आते हैं। चौथा आपका है पैसा, पूंजी, नगद पूंजी जो होती है, कार्यशील पूंजी उसको कहते हैं।
तो इस प्रकार एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ का निर्माण करना हो, चाहे आप कृषि कार्य ही ले लीजिए, खेती करनी है तो उसके लिए आपको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें भूमि में खेती में काम करने वाले मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा श्रम जो है, तीसरा आगत यानी कि विभिन्न प्रकार के मशीनें या टूल्स, जैसे आप फावड़ा है, कुदाल है या ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेसर है, ये सारी मशीनों का प्रयोग करके ही तो आप कृषि कार्य करते हैं, तो ये आगत या इनपुट कहलाता है। इसको अस्थायी पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है अस्थायी पूंजी किसे कहते हैं। तो ये आगत जो होता है ये किसी भी उत्पादन में एक बार इन्वेस्ट हो जाता है जब इसमें पैसा, तो दोबारा बार बार इस पर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप खेती कार्य करने के लिए आपने कुदाल खरीदा, तो एक बार उसको खेत गोड़ने के बाद आप कुदाल फेंक नहीं देते हैं, उस कुदाल का प्रयोग फिर आप नेक्स्ट सीजन में जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है उसको आप करते रहते हैं। तो इसीलिए इसको, या किसी प्रकार की मशीन है, ट्रैक्टर है, या किसी फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार की उत्पादन में मशीनें लगी होती हैं, तो इन मशीनों को एक बार यूज़ करने के बाद या एक बार प्रोडक्शन के बाद इसको फेंका नहीं जाता, ये मिसयूज़ नहीं होता है, ये फिर से यूज़ होता है। जब जब आपको प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है तब तब आप इन मशीनों का प्रयोग करते हैं। चौथा जो उत्पादन में होता है वो है कार्यशील पूंजी, यानी किसी काम को, अगर किसी चीज़ का उत्पादन आपको करना है तो उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पूंजी, यानी धन। जब तक आप पैसा नहीं लगाएंगे तब तक आपका जो है उत्पादन कार्य नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए आप अगर कृषि लेते हैं, कृषि कार्य में आपको उत्पादन करना है, अनाज उगाना है, तो उसके लिए आपको बीज खरीदना होता है, खाद खरीदना होता है, सिंचाई के लिए आपको साधन उपलब्ध कराने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको धन की आवश्यकता होती है। या किसी भी फैक्ट्री में आप जाइए, अगर फैक्ट्री में आप किसी सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए एक पेन का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस पेन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको लाने के लिए आपको जो है पैसा लगाना पड़ेगा, मशीन के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, या जितने वर्कर्स आप वहाँ काम के लिए रखे हैं उनको वेतन देने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो इस प्रकार उत्पादन के ये मुख्यतः चार कारक होते हैं, जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है आगत जिसको हम लोग अस्थायी पूंजी के नाम से जानते हैं, जो विभिन्न प्रकार के टूल्स जिसमें आते हैं, चौथा आपका नगद पैसा जिसको कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये चार उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के कारक हैं, जो किसी भी चीज़ के उत्पादन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से ये पालमपुर के गांव के कहानी में